Welcome to my channel. Today we will learn about EPOC, that is excess post exercise oxygen consumption. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम पोस्ट एक्सरसाइज जो भी ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डायरेक्टली ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में हमारे पास है ऑक्सीजन कंजम्पशन, दैट इज इन ml पर kg पर मिनट, और एक्स एक्सिस में हमारे पास है टाइम, दैट इज इन मिनट। यहाँ पे फर्स्ट 2 मिनट में हम रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट पीरियड है, यहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। सेकेंड मिनट में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी और 8th मिनट तक कंटिन्यू करी। 8th मिनट के बाद हम वापस से रेस्ट टाइमिंग में आ गए हैं, जिसको हमने रिकवरी पीरियड बोला है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं कि ऑक्सीजन डिमांड असलियत में कितनी है जब हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं पूरी की पूरी, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे रेस्ट पीरियड में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन कंजम्पशन हमारी बॉडी कर रही होगी। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं 1 MET। 1 MET मतलब 3.5 ml पर kg पर मिनट। इतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी कंज्यूम करती है रेस्ट टाइमिंग में। ठीक है, MET इज मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ द टास्क। तो मान लेते हैं ये 3.5 है और इतनी जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी कंज्यूम कर रही है रेस्ट पीरियड में। अब सेकेंड मिनट में हमने एक स्टेडी स्टेट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। मान लेते हैं हमने रनिंग स्टार्ट कर दी है कांस्टेंट स्पीड पे। ठीक है, तो अब रनिंग स्टार्ट कर दी तो एकदम से हमारी ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगी। लेट्स से कि हम इतनी इंटेंसिटी पे रनिंग कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को 40 के आसपास जो ऑक्सीजन है वो चाहिए, मतलब 40 ml पर kg पर मिनट ऑक्सीजन चाहिए उस एक्टिविटी को सस्टेन करने के लिए। तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से ऊपर जाएगा, और जब तक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हमको उतनी ऑक्सीजन चाहिए होगी। और अराउंड 8th मिनट जब हम जैसी एक्सरसाइज स्टॉप कर देंगे तो हमारी बॉडी को अब ऑक्सीजन नहीं चाहिए उतनी, अब जितनी रेस्ट में चाहिए थी वापस उतनी चाहिए। तो 8th मिनट पे सडन ड्रॉप होगी और जो रेस्ट टाइमिंग पे थी ऑक्सीजन उतनी ही अब डिमांड जो है उतनी ही रह जाएगी। ठीक है, तो ये है ऑक्सीजन डिमांड। तो ये तो है आइडियल ग्राफ कि थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ेगी, तो हमारी बॉडी उतनी ही कंज्यूम करेगी। और जब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, तो ऑक्सीजन डिमांड एकदम से कम हो जाएगी और ऑक्सीजन कंजम्पशन भी एकदम से कम हो जाएगी। सो दिस इज आइडियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। ठीक है, थ्योरेटिकली ये होना चाहिए, पर असलियत में ये नहीं होता है। ठीक है, तो असलियत में होता क्या है हम उसका ग्राफ बनाते हैं अब। तो रेस्ट में जितनी हमारी बॉडी बर्न कर रही थी उतनी ही करेगी। ठीक है, जिसको हमने बोला डैट इज अराउंड 3.5 ml पर kg पर मिनट, जिसको हम 1 MET भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीजन डिमांड तो एकदम से बढ़ गई है 40। हमने एक फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, मैंने एकदम से रनिंग स्टार्ट कर दी है, तो ऑक्सीजन डिमांड एकदम से बढ़ी, लेकिन हमारी बॉडी एकदम से इतनी ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर पाती। ठीक है, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन हमारी बॉडी में धीरे 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 बढ़ता है। दो ऑक्सीजन डिमांड एकदम से 40 ml पर kg पर मिनट आ गई है, लेकिन हमारी बॉडी को टाइम लगेगा उतना ऑक्सीजन कंजम्पशन में, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में। और उसके बाद हमारी बॉडी इस स्टेट को मेंटेन करेगी जिसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट ऑक्सीजन कंजम्पशन। मतलब अब डिमांड है 40 ml पर kg पर मिनट की और हमारी बॉडी भी उतनी ही ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है, लेकिन इससे पहले जितनी डिमांड थी हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स उतना नहीं आ रहा था, हमारी बॉडी उतना ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर पा रही थी। ठीक है, फिर 8th मिनट पे जैसे ही हमने एक्सरसाइज स्टॉप करी डिमांड एकदम से गिरी, तो थ्योरेटिकली ये होना चाहिए कि हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो भी एकदम से गिरना चाहिए, क्योंकि अब हमारी बॉडी को नीड ही नहीं है ऑक्सीजन की, क्योंकि हमने एक्सरसाइज स्टॉप कर दी है। लेकिन असलियत में क्या होता है, ये जो ड्रॉप होता है ये इनिशियली सडन होता है और धीरे 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 अपनी बेस लाइन पे पहुंचता है। तो इनिशियली जो ड्रॉप होगा वो स्टीप होगा और उसके बाद वो ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी बेस लाइन पे पहुंचेगा, लेकिन रेस्ट पीरियड आते ही सडनली अपने बेस लाइन पे नहीं पहुंचेगा। तो ये जो फर्स्ट हाफ का कंपोनेंट है जिसमें सडनली वो नीचे गया है, ठीक है, जो ग्राफ है वो स्टीप है, इसको हम बोलते हैं फास्ट कंपोनेंट ऑफ ईपॉक। ठीक है, और ये जो बाद वाला फेज है इसको हम बोलते हैं स्लो कंपोनेंट, जिसमें ग्राफ धीरे 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 अपनी बेसलाइन पे पहुंच रहा है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर अभी ये जो डिफरेंट फेजेस थे जो हमने यहाँ पे देखे, स्टेडी स्टेट ऑक्सीजन कंजम्पशन, ईपॉक, और ये वाला फेज जिसको अभी हम डिस्क्राइब करेंगे, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट फेज है इस ग्राफ का उसको हम बोलते हैं O2 डेफिसिट फेज। इसको O2 डेफिसिट फेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो थी हमारी बॉडी की उस एक्सरसाइज के लिए, हमारी बॉडी एकदम से उतनी कंजम्पशन नहीं कर पाती।
यहाँ पे सेकेंड मिनट में जैसे ही हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी, यहाँ पे डिमांड थी 40 ml पर kg पर मिनट ऑक्सीजन कंजम्पशन की, लेकिन हमारी बॉडी ने उस पॉइंट तक पहुँचने में बहुत टाइम लगाया। पहले ऑक्सीजन कंजम्पशन 10 हुई, 20 हुई, 30 हुई, पर डिमांड अभी भी 40 की चल रही है कॉन्टिन्यूसली, पर हमारी बॉडी धीरे 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 वहाँ तक पहुँची। तो ये जो ग्रीन कलर का शेडेड एरिया है, इसको हम O2 डेफिसिट बोलते हैं। और यहाँ पे जो रियल ऑक्सीजन कंजम्पशन होती है वो लेस होती है O2 डिमांड से, ठीक है। तो इसीलिए इस फेज को हम बोलते हैं O2 डेफिसिट फेज। ये वॉल्यूम डिफरेंस है उसका कि जितनी हमको चाहिए और जितनी अभी हमको मिल रही है ऑक्सीजन। अब यहाँ इसके बाद आता है सेकंड फेज, जहाँ पे हमारी बॉडी जितनी हमको ऑक्सीजन चाहिए थी उसको मैच करने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो O2 डिमांड है वो इक्वल हो जाती है O2 कंजम्पशन से, ठीक है। इस फेज में स्टेडी स्टेट O2 कंजम्पशन। अब इसके बाद जैसे ही हमने एक्सरसाइज स्टॉप करी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था सडनली ड्रॉप हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी ऑक्सीजन कंज्यूम करती रहती है एक्सरसाइज के बाद भी, और ये धीरे 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 अपनी बेस लाइन पे पहुँचती है। इस फेज को हम कहते हैं एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में अगर हम देखें, अगर हमारी बॉडी एकदम से ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है तो हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी इस शुरू के फेज में, क्योंकि हमने रनिंग तो स्टार्ट कर दी है। अब रनिंग स्टार्ट कर दी है लेकिन ऑक्सीजन कंज्यूम हमारी बॉडी नहीं कर पा रही है। अगर ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर पाएगी तो जो एनर्जी सबस्ट्रेट्स हैं उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी, और जो ग्लूकोज है, जो फैट्स हैं, उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी कंज्यूम ही नहीं कर रही है इतनी। तो इस फेज में जहाँ पे हमारी बॉडी धीरे 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 इस टाइम पीरियड पे पहुँच रही है जहाँ पे वो ऑक्सीजन को कम्प्लीटली कंज्यूम करना चालू करेगी, उस फेज में जो हमारा ATP सिस्टम है और ATP PCR सिस्टम है और जो हमारा एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस है, तो ये तीन सिस्टम काम करते हैं हमारी बॉडी को शुरू में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन कंज्यूम अच्छे से नहीं कर पा रही है। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो इन सिस्टम से मिलता है, या तो फ्री ATP से, या ATP PCR सिस्टम से, या फिर लैक्टेट से। फिर धीरे 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 जब हमारी बॉडी उतनी ऑक्सीजन कंज्यूम करने लग जाती है जितनी रिक्वायरमेंट है, जिसको हमने बोला स्टेडी स्टेट O2 कंजम्पशन, वहाँ पे हमारी बॉडी मेनली जो एनर्जी सोर्स लेती है उसमें वो एरोबिक सिस्टम से एनर्जी ब्रेक डाउन करती है। मतलब जो ग्लूकोज है, जो फैट्स है, इनको यूटिलाइज करने लगती है। और हमारे यहाँ पे जो फ्री ATP से ATP PCR सिस्टम थे ये भी डिप्लीट होने लगते हैं। तो जो एनर्जी सोर्स का शिफ्ट है वो हो जाता है अब टू एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमको एनर्जी मिलती है वो थ्रू एरोबिक सिस्टम मिलती है मेनली। अब यहाँ पे अगर हम कैलोरीज देखें कि कैलोरीज हमारी बॉडी किस हिसाब से बर्न कर रही है, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करती जाएगी उतना ज़्यादा हमारी बॉडी एरोबिक सिस्टम से एनर्जी लेगी। जितना ज़्यादा एरोबिक सिस्टम से एनर्जी लेगी उतना ज़्यादा ग्लूकोज बर्न होगा, उतना ज़्यादा फैट बर्न होगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होगी वो अराउंड दिस फेज होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो शुरू का फेज है वहाँ पे हमारी बॉडी ATP या ATP PCR सिस्टम से ले रही है, या फिर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से ले रही है, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो हो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। धीरे धीरे हमारी बॉडी एफिशिएंटली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने लगेगी, क्रेब्स साइकिल में जाएंगे, हमको मैक्सिमम ATPs मिलेंगे। अब अगर हम बात करें ईपॉक की, ठीक है, ईपॉक में भी आपने देखा कि ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रही है। तो अगर ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रही है इसका मतलब जो हमारी बॉडी है वो अभी भी जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन कर रही है, जो फैट्स है उनको ब्रेक डाउन कर रही है एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न हो रही है, ठीक है, जो कि है 5 to 15% ऑफ जो हमारी बॉडी वर्कआउट के टाइम पे करती है, ठीक है। तो ऑफ इसको हम लिख देते हैं एक्सरसाइज पीरियड। तो मान लेते हैं कि जो पूरा एक्सरसाइज का हमारा टाइम पीरियड था इसमें जो हमने कैलोरीज बर्न करी वो करी हमने 200 कैलोरीज, और इसका ही 5 to 15% अब हम बर्न करेंगे पोस्ट एक्सरसाइज। तो पोस्ट एक्सरसाइज हम बर्न करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसका 5 to 15% दैट इज 10 to 30 कैलोरीज, ठीक है। तो हमारी बॉडी एक्सरसाइज के बाद भी कैलोरीज बर्न करती रहती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती।
जितना ज़्यादा हम वर्कआउट में कैलोरीज बर्न करेंगे उसी के परसेंटेज के हिसाब से हमारी बॉडी पोस्ट एक्सरसाइज बर्न करेगी। तो ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ये नंबर ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन सिर्फ 5 to 15% के अराउंड रहता है। थोड़ा बहुत वेरिएशंस आपको दिख सकती है, लेकिन ये जो नंबर है इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब कुछ फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं कि ये कितना होगा, उनको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। इस फेज को हम O2 डेप्थ भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे हम जो ये O2 डेफिसिट था उसका डेप्थ पे कर रहे हैं। जो यहाँ पे हम ऑक्सीजन यूज नहीं कर पा रहे थे, अब हम उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेकिन अब हम इसको EPOC बोलते हैं, दैट इज एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। कि ये सिर्फ हम डेप्थ पे नहीं कर रहे हैं, इनके रीजंस है कि ये ऑक्सीजन कंजम्पशन यहाँ पे क्यों हो रही है। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज टू रिप्लेनिश ATP एंड फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम। हमने यहाँ पे देखा शुरुआत में जो भी हमको एनर्जी मिली वो फ्री ATPs और ATP PCR सिस्टम से मिली। तो ये जो दोनों सिस्टम है वो पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाएंगे। जो फ्री ATPs थे वो हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे मसल्स में, और जो ATP PCR सिस्टम था, जो फॉस्फोक्रिएटिन था, वो भी डिप्लीट होने लगेगा। तो इनको वापस से रिप्लेनिश करने के लिए हमको चाहिए ATP, और ATP हमको मिलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन से, और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन हमको एक्स्ट्रा बाद में खर्च करनी पड़ रही है वो मेनली इन सिस्टम्स को रिप्लेनिश करने के लिए करनी पड़ रही है। और यहाँ पे भी मैंने दो कंपोनेंट्स डिवाइड करे थे, फास्ट कंपोनेंट एंड स्लो कंपोनेंट। कि शुरुआत में हमको बहुत ज़्यादा ATP चाहिए होते हैं, ठीक है, और एकदम से चाहिए होते हैं। वो इसीलिए चाहिए होते हैं क्योंकि हमको इन सिस्टम को रिप्लेनिश करना है, ATP और फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम को। तो जो ATP और फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम है वो 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के अराउंड रिप्लेनिश हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो फास्ट कंपोनेंट है जो आपको शुरू का 1 मिनट के अंदर दिख रहा है, इस फेज में हमारी बॉडी इन दोनों सिस्टम को मेनली रिप्लेनिश करती है। जो मेन ऑक्सीजन चाहिए होती है वो इनको रिप्लेनिश करने के लिए चाहिए होती है। फिर थोड़ा सा जो यहाँ पे इतना फेज है, जो फास्ट और स्लो कंपोनेंट का बीच का फेज है, वहाँ पे हमारी बॉडी जो लैक्टेट हमारी बॉडी में इकट्ठा हो गया है, क्योंकि अब हमारी बॉडी इन दोनों सिस्टम के अलावा एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस से भी एनर्जी ले रही थी। तो जितना ज़्यादा एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा उतना ज़्यादा लैक्टेट इकट्ठा होगा। तो इस लैक्टेट को भी वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, जो कि मसल्स में भी हो सकता है और जो लिवर में भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अब लैक्टेट से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज आगे जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस के लिए भी हमको ATP चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ग्लूकोज रीसिंथेसिस फ्रॉम लैक्टेट, ये दूसरा रीजन हो गया कि हमको पोस्ट एक्सरसाइज क्यों एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए। थर्ड रीजन है टू रिस्टोर O2 लेवल्स इन वीनस ब्लड एंड स्केलेटल मसल एंड मायोग्लोबिन। जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं उतना ज़्यादा O2 एक्सट्रैक्शन बढ़ती है, मतलब हमारे आर्टीरियल ब्लड से उतना ही ज़्यादा O2 हम लेते जाते हैं, और वीनस ब्लड में अब कम से कम ऑक्सीजन रह जाती है। तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वीनस ब्लड में और आर्टीरियल ब्लड में वो वापस से नॉर्मल पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी एक्सरसाइज के बाद थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन कंज्यूम करती रहती है, ताकि वो लेवल रेस्टिंग लेवल पे आ सके। उसके अलावा स्केलेटल मसल्स में जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन कैरियर प्रोटीन है ऑक्सीजन के लिए। ये ऑक्सीजन को मसल सेल के अंदर तक ले जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक। तो इनिशियली जो मायोग्लोबिन है उसके जो स्टोर्स हैं, रिजर्व्स हैं ऑक्सीजन के, वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि हमने ऑक्सीजन कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो ये जो मायोग्लोबिन है ये वापस से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अटैच होने लगेगी। तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की डिमांड है वो मायोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन है उसको रिस्टोर करने के लिए चाहिए, वीनस ब्लड में रिस्टोर करने के लिए चाहिए। और ये जो बाकी सारे रीजन्स हैं ये इस स्लो कॉम्पोनेंट में आते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है रीजन रेजिडुअल नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन इफेक्ट। हमें पता है जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी उसको स्ट्रेस की तरह परसीव करती है, और हमारी बॉडी में इन दोनों हार्मोन्स का जो लेवल है उसको बढ़ा देती है। तो जैसे ही हम एक्सरसाइज स्टॉप करते हैं तो इनका लेवल एकदम से ड्रॉप नहीं करता, धीरे धीरे ड्रॉप करता है। तो इस टाइम पीरियड में जो इनके इफेक्ट्स हैं वो कॉन्टिन्यूस रहते हैं। जैसे कि जो हमारा हार्ट रेट है वो बढ़ा रहता है एक्सरसाइज के बाद भी, धीरे धीरे कम होता है। जो कार्डियक आउटपुट है वो भी धीरे धीरे कम होता है। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी धीरे धीरे कम होती है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी धीरे धीरे कम होती है। तो इसके रेजिडुअल इफेक्ट की वजह से ये धीरे धीरे कम होते हैं। जो हमारा रेस्पिरेशन है, जो हार्ट वेंटिलेटरी रेट इंक्रीज हुआ है वो भी धीरे धीरे कम होता है। तो इसके लिए भी हमको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद भी हमारे ये एकदम से नॉर्मल नहीं हुआ है, हार्ट रेट एकदम से नॉर्मल नहीं हुआ, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी, ठीक है। नेक्स्ट रीजन हो गया रिड्यूस्ड एलिवेटेड ब्लड टेम्परेचर।
अब जितना ज़्यादा हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे या हॉट एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमें चाहिए होगी अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए, क्योंकि हीट डिसिपेशन के लिए स्वेट ग्लैंड जो है उनको काम करना पड़ेगा, उनको भी एनर्जी चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज रहती है अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज रहता है तो उसको कम करने के लिए। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था रेस्पिरेटरी रेट थोड़ी देर तक इंक्रीज रहता है, तो हम रेस्पिरेशन के थ्रू भी अपने जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कम कर सकते हैं वाया हीट डिसिपेशन। जो एयर है, एयर से हम हीट को डिसिपेट करते हैं। लास्ट रीजन है इंक्रीज फैटी एसिड साइक्लिंग। तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमारी बॉडी ने जो फर्स्ट प्राइमरी सोर्स लिया एनर्जी के लिए वो लिया था ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी ग्लूकोज के जो रिजर्व्स है उनको खत्म कर रही थी। फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है वो फैट से भी एनर्जी लेने लग गई। अब जब हम एक्सरसाइज को स्टॉप कर देते तो हमारी बॉडी का प्राइमरी गोल होता है कि ये जो ग्लूकोज के रिजर्व्स खत्म हुए हैं उनको वापस से रिप्लेनिश करना, ताकि बाद में अगर इमरजेंसी में हमको कभी भी एनर्जी यूज़ करनी पड़े तो हम ग्लूकोज से यूज़ कर सकें। तो इस फेज़ में जो भी एनर्जी हमको मिल रही है रेस्ट के टाइम पे, जो रिकवरी फेज़ है, यहाँ पे हमारी बॉडी फैट से एनर्जी को यूटिलाइज करती है, क्योंकि अब ग्लूकोज को बॉडी को वापस से रिजर्व उसका पूरा करना है। तो यहाँ पे जो फैट का ऑक्सीडेशन है, जो फैट का ट्रांसपोर्ट है, जो फैटी एसिड्स हैं, इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो इंक्रीज होने लगता है। इसी को हम बोलते हैं फैटी एसिड साइक्लिंग, कि हमारी बॉडी अब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी फैट से लेने लगती है। और यहाँ पे जो कैलोरीज बर्न होती है वो मैंने आपको बताया इस फेज के 5 to 15% होती है। और फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। तो इसीलिए जो पोस्ट एक्सरसाइज फेज है वहाँ पे ऑक्सीजन कंजम्पशन हमको देखने को मिलती है, और ये भी एक रीज़न है उसका। अब मैंने आपको बताया तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ये डिसाइड करेंगे कि ये जो फेज है हमारा वो कितना लंबा जाएगा, कितनी ज़्यादा कैलोरीज हम इसमें बर्न करेंगे। तो जो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है वो है इंटेंसिटी। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हम करेंगे उतना ज़्यादा जो ईपॉक होगा वो ज़्यादा होगा। ये जो शेडेड एरिया आगे बना हुआ है ये ज़्यादा होगा और उतनी ही ज़्यादा कैलोरीज हम बर्न करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे और फिर उसी के परसेंटेज जो होगा हम पोस्ट एक्सरसाइज ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे रिकवरी पीरियड में। जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन की हम एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा एपॉक का जो है टाइम इंटरवल होगा, लेकिन ड्यूरेशन से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेन फर्क पड़ता है इंटेंसिटी से। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ ट्रेनिंग। अगर हम बात करें ट्रेन्ड वर्सेस अनट्रेन्ड एथलीट, तो जो ट्रेन्ड एथलीट है उसका ईपॉक जो है वो कम आपको देखने को मिलेगा। अगर दोनों एथलीट सेम इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो ट्रेन्ड एथलीट है उसका जो ये शेडेड एरिया है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन्ड एथलीट है वो एफिशिएंटली अपने एनर्जी सिस्टम्स को यूज़ करता है। यहाँ पे वो कम से कम एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस को यूज़ करेगा, कम से कम लैक्टेट प्रोडक्शन होगा, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए नहीं होगी इनको रिप्लेनिश करने के लिए। वो जल्दी से अपने एरोबिक सिस्टम से एनर्जी कंज्यूम करने लग जाएगा अगर हम सेम इंटेंसिटी की बात करें तो ट्रेन्ड एथलीट का जो शेडेड एरिया वाला ग्राफ है या जो ईपॉक है वो कम होगा, कम ऑक्सीजन कंजम्पशन होगी पोस्ट एक्सरसाइज। लेकिन अगर हम रिलेटिवली देखें कि मैक्सिमम एफर्ट जाना है अब दोनों एथलीट को, ट्रेंड को भी और अनट्रेंड को भी, तो ट्रेंड एथलीट जो है वो ज़्यादा मैक्सिमम एफर्ट तक जा पाएगा, ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर पाएगा, और अगर वो ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेगा तो उसका ईपॉक भी ज़्यादा होगा। पर अगर हम सेम इंटेंसिटी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया जो ट्रेंड एथलीट है उसका ईपॉक कम होगा एज कम्पेयर टू अनट्रेंड। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ एक्सरसाइज, तो जो स्टीडी स्टेट एरोबिक एक्सरसाइज है, जैसे कि हमने यहाँ पे बना रखा है कि एक स्टीडी स्टेट एरोबिक एक्सरसाइज हो रही है, हमने रनिंग स्टार्ट करी और हम सेम पेस पे रनिंग करते जा रहे हैं। इसमें जो ईपॉक होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अगर हम सेम टाइम पीरियड के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा ईपॉक ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एरोबिक एक्सरसाइज। तो एरोबिक एक्सरसाइज में जो ईपॉक होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में हम ज़्यादा इंटेंसिटी पे वर्कआउट करते हैं, हम ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, हमारे ये जो एनारोबिक सिस्टम है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ज़्यादा डिप्लीट होते हैं, तो उनको वापस से रिस्टोर करने के लिए हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। और अगर हम बात करें HIIT की, तो यहाँ पे भी हमारी बॉडी एनारोबिक सिस्टम से एनर्जी लेती है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे स्टीडी स्टेट रनिंग कर रहे थे, ठीक है, हम एक नॉर्मल पेस पे रनिंग कर रहे थे और वहाँ पे हमने हाई इंटेंसिटी बाउट्स ऐड कर दिए, मतलब हमने
एकदम से कुछ टाइमिंग के लिए हमने अपनी स्पीड एकदम से बढ़ाई और फिर वापस से नॉर्मल कर दी, कांस्टेंट कर दी जिस पे हम चल रहे थे, फिर हमने बढ़ाई फिर कांस्टेंट कर दी, फिर हमने बढ़ाई फिर कांस्टेंट कर दी। तो वो जो टाइम पीरियड था, जो ऑक्सीजन डिमांड थी, जब मैंने एकदम से स्पीड बढ़ाई तो ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगी। अभी ऑक्सीजन डिमांड 40 पे चल रही थी, फिर यहाँ पहुंचने के बाद मैंने एकदम से अपनी स्पीड बढ़ा दी तो ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी, उसके बाद मैं वापस से नॉर्मल पेस पे आ गया, ऑक्सीजन डिमांड वापस से उतनी हो गई जितनी हमको चाहिए थी 40 ml। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर मेंटेन किया और फिर मैंने स्पीड बढ़ा दी, फिर मेरी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी और फिर वो 40 पे आ गई जब मैंने वापस से स्पीड अपनी कांस्टेंट कर दी जितनी चल रही थी। तो इसको हम बोलते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, कि हम बीच बीच में हाई इंटेंसिटी के बाउट्स ऐड कर रहे हैं। तो ये डिमांड का ग्राफ है, ऑक्सीजन डिमांड का ग्राफ, लेकिन हमारी बॉडी ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर पाएगी इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो एरिया हो जाएगा ये भी हमारा ऑक्सीजन डेफिसिट वाला एरिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी बॉडी एरोबिक सिस्टम से नहीं ले पाएगी एनर्जी, क्योंकि एकदम से हाई इंटेंसिटी बाउट्स हमने ऐड कर दिए। तो ये जो एनर्जी मिलेगी वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से मिलेगी, लैक्टेट से हमको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी से एनर्जी चाहिए। तो अब जब ये जो रिकवरी फेज आएगा, ये जो ईपॉक आएगा, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी उतना ही ज़्यादा ईपॉक भी हो रहा था, आपने देखा इनको रिप्लेनिश करने के लिए। तो इन जो बाउट्स है इनका डेफिसिट भी ऐड हो जाएगा अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा लैक्टेट प्रोडक्शन होगा। जितना ज़्यादा लैक्टेट प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो इसीलिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू एरोबिक एक्सरसाइजेज। अब अगर हम बात करें मसल मास की, तो जितना ज़्यादा मसल मास को हम यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा ईपॉक होगा। फॉर एग्जांपल मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, तो बाइसेप कर्ल में बाइसेप का जो मसल मास है, जो मसल गर्थ है, वो बहुत कम है। और यहीं पे अगर मैं कोई कंपाउंड एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कंपाउंड लिफ्ट कर रहा हूँ, जैसे कि हैवी बारबेल स्क्वाट्स, तो हैवी बारबेल स्क्वाट्स करूँगा तो जो नंबर ऑफ मसल ग्रुप्स मेरे यूज़ होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, जो अमाउंट ऑफ मसल मास यूज़ होगा, जो नंबर ऑफ जॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो जितनी ज़्यादा मसल मैं यूज़ करूँगा उतनी ज़्यादा एनर्जी मैं यूटिलाइज करूँगा, उतने ज़्यादा मेरे जो एनर्जी स्टोर्स होंगे वो यूटिलाइज होंगे और उतना ही ज़्यादा मेरा ईपॉक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा मसल मास यूज़ हो रहा है एक्सरसाइज में उतना ही ज़्यादा ईपॉक भी होगा। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमने पहले ही देख लिया कि अगर हम हॉट टेम्परेचर में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमको उसको कूलिंग करने के लिए भी बाद में O2 ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो हॉट टेम्परेचर में ज़्यादा ईपॉक होगा एज कम्पेयर टू कोल्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर हमारी बॉडी में रेडिली ग्लूकोज अवेलेबल है तो यहाँ पे हमारी बॉडी जो है मेनली जो सोर्स लेगी एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए वो लेगी ग्लूकोज को। पर अगर हम फास्टेड स्टेट में वर्कआउट कर रहे हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज ही अवेलेबल नहीं है और ग्लाइकोजन स्टोर भी हम जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी फैट से एनर्जी लेने लगेगी और फैट को ब्रेक डाउन करना ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होती है और हो सकता है फैट से हम एनर्जी भी ना ले पाएँ और यहीं इसी की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा हो। तो इन सारे रीज़न की वजह से फिर बाद में हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी वो सारी चीज़ें रिप्लेनिश करने के लिए। तो फास्टेड स्टेट में जो ईपॉक होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम फास्टेड स्टेट में वर्कआउट करें, क्योंकि इससे हमारी वर्क एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया फिर ज़्यादा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, हमको ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो वर्क एफिशिएंसी कम होगी तो हमारा वर्कआउट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि कितना ज़्यादा ईपॉक होगा, कितनी ज़्यादा हम पोस्ट एक्सरसाइज कैलोरीज बर्न करेंगे और कितना लंबा ड्यूरेशन तक ये जाएगा। नॉर्मली जो ये ईपॉक का ड्यूरेशन होता है वो कुछ मिनट से कुछ घंटों तक हो सकता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में ज़्यादा होता है और एरोबिक एक्सरसाइज में कम होता है। तो ये था ईपॉक के बारे में सब कुछ। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।